हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपन बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेशों के मध्य बलों और इनसे संबंधित आंकिक प्रश्नों को अपन देख चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र की अवधारणा या फील्ड कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, इसको सबसे पहले अपन देख लें। क्योंकि आप पहले भी गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ चुके हो, गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है आपने 11th क्लास में। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र, और अगला जो है आप पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र ये 12th क्लास में आगे के चैप्टरों में आएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अपन यहाँ पे क्षेत्र की अवधारणा समझ लें कि क्षेत्र का विचार आया कहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है, इनको समझने के लिए दो बलों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। एक तो होता है स्पर्शी बल, स्पर्शी बल। दूसरा होता है अस्पर्शी बल, अस्पर्शी बल। स्पर्शी बल में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अपन पहले। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ ये ग्राउंड मैदान, यहाँ कोई एक सुंदर सी कन्या खड़ी हुई है और इससे कुछ दूरी मान लेते हैं 10 फीट दूरी पर। कितनी दूरी पर? 10 फुट की दूरी पर कोई दुष्ट लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये लड़का इस लड़की को अगर धक्का देकर गिराना चाहता है तो ये यहाँ खड़ा रहे और लड़की ऑटोमेटिकली गिर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा अपन अपने दैनिक जीवन में देखते भी नहीं हैं। अगर लड़का लड़की को धक्का देकर गिराना चाहता है तो उसके लिए लड़के को लड़की के समीप आना पड़ेगा, लड़की को स्पर्श करके और उसे धक्का देना पड़ेगा, तब जाके लड़की गिरेगी। तो इस टाइप के जो बल होते हैं, उन बलों को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्शी बल। ठीक है, हाँ, आगे अपन देखें तो स्पर्शी बल को अगर अपन परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल, दूसरी वस्तु को स्पर्श करके लगा रही है तो बल को अपन क्या कहेंगे? स्पर्शी बल। लेकिन बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है, बहुत सी कंडीशनें, बहुत सी जगह अपन को ऐसा देखने को मिलता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु को बिना स्पर्श किए ही बल लगा दे, तो ऐसे बलों को अपन बोलते हैं अस्पर्शी बल। ठीक है, देखो जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सूर्य और पृथ्वी। आप जानते भी हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है, फिर भी सूर्य ने पृथ्वी को अपने से बांधे हुआ है, बांध रखा है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सूर्य ने पृथ्वी को पकड़ रखा हो और बोल रखा हो कि पृथ्वी तो किसी और के चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकती, तो सिर्फ मेरे ही चारों ओर चक्कर लगाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ने पृथ्वी को एक बल से अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, चाहे इनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो, फिर भी सूर्य ने पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो बल हैं, जिसमें सूर्य पृथ्वी को बिना स्पर्श किए ही पृथ्वी पर बल लगा रहा है, आकर्षण प्रकृति का, इस प्रकार के जो बल हैं, इन बलों को अपन क्या बोलते हैं? अस्पर्शी बल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। चूँकि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो आवेशों की चर्चा नहीं करें, है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मान लो कि दो आवेश Q1 Q2 है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है। अभी आप पढ़ के आए हो, आप कहते हो कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है, Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाता है, मान लिया F1, Q2 आवेश भी Q1 आवेश पर बल लगाता है, मान लिया F2, ठीक है। तो Q1 आवेश Q2 आवेश पर जो बल लगा रहा है इसको स्पर्श करके बल नहीं लगाता। Q1 आवेश तो r दूरी पर स्थित है और Q2 आवेश यहाँ है, फिर भी Q2 आवेश पर बल लग जाता है बिना स्पर्श किए ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपन वैद्युत बल पढ़ रहे हैं, वैद्युत बल जो अपन ने पढ़ा है, वैद्युत बल कौन सा बल है? अस्पर्शी बल। आगे बात समझ में, यानी Q1 आवेश Q2 आवेश को बिना स्पर्श किए ही उस पर बल आरोपित कर देता है। ठीक यहाँ पर भी Q2 आवेश Q1 आवेश पर बिना स्पर्श किए ही उस पर बल आरोपित कर देता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो आप जब छोटे होंगे तो चुंबकों के साथ खेले होंगे, ठीक है। देखा होगा आपने, एक चुंबक ये और दूसरी चुंबक, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, चलो पृथ्वी और सूर्य को तो आप जानते हो, आवेशों को आप पहली बार देख रहे हो इस साल 12th क्लास में, ठीक है, और पहले शायद कभी देखा हो, लेकिन चुंबकों से आप खेले हुए हो, चुंबकों के साथ खेले हुए हो, है ना, कि कभी एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींच लेती है, कभी एक चुंबक दूसरे चुंबक को धक्का देती है। तो आपने देखा होगा कि एक चुंबक जो यहाँ है और दूसरी चुंबक यहाँ है, तो जब इस चुंबक को इस चुंबक के समीप लेके आते हैं तो ये चुंबक इस चुंबक को दूर से ही अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित कर लेती है या फिर प्रतिकर्षित कर लेती है, या तो इसको अपनी ओर खींच लेती है या अपने से दूर इसको धक्का दे देती है। तो यहाँ पर भी जो बल लगता है वो कौन सा बल है? अस्पर्शी बल। यहाँ पर भी ये चुंबक इस चुंबक को बिल्कुल ऐसे टच करके धक्का नहीं देती, आ रही बात समझ में, और नहीं ये चुंबक इस चुंबक को बिल्कुल स्पर्श करके खींचती नहीं है, दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है। तो ऐसे बल जिनमें एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करते दूसरी वस्तु को बिना स्पर्श किए ही, तो वो बल कौन से बल होते हैं? अस्पर्शी बल। अब अगर अपन यहाँ पर सोचें तो पृथ्वी कितनी ज़्यादा दूरी पर है सूर्य से, फिर भी सूर्य पृथ्वी पर बल आरोपित कर रहा है सूर्य की ओर, आकर्षण प्रकृति का। अब ऐसा कैसे संभव है कि पृथ्वी इतनी ज़्यादा दूरी पर होने के बावजूद भी सूर्य से बंधी हुई है? तो यहाँ फिर विचार आता है कि हो सकता है सूर्य के चारों ओर कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी है और वह बल का अनुभव कर रही है। तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार अगर अपन यहाँ बात करें तो हो सकता है, ये विचार है कि ये चुंबक अपने चारों ओर ऐसा क्षेत्र बना लेती है, या इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अन्य चुंबक या अन्य चुंबकीय पदार्थ आने पर वह बल का अनुभव करे। यहाँ पर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र, याद है ना? आगे अब अपन यहाँ पर आवेशों के बारे में बात कर लें तो एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा देता है दूर से ही। ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान लो ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, ये आवेश इस आवेश पर बल आरोपित कर रहा है, तो इसको बिल्कुल स्पर्श करके बल आरोपित नहीं करता, दूर से ही इस पर बल आरोपित कर देता है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो फिर इसके लिए ऐसा कहा गया है कि हो सकता है
Q1 आवेश के चारों ओर ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें Q2 आवेश है और वह बल का अनुभव करता है। तो ये Q1 आवेश ने अपने चारों ओर क्षेत्र बना रखा है, या Q1 आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है जिसमें Q2 आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार बल अनुभव कर रहा है। और इस क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आ गई बात समझ में। तो विद्युत क्षेत्र की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या देंगे, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो डेफिनेशन दे देते हैं अपन इसकी, है ना। दो आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित हो सकते हैं या प्रतिकर्षित हो सकते हैं। आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण का यह गुण विद्युत कहलाता है। इस कारण ही अपन किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या नाम दे देते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल कोष्टक में अपन लिख लें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो अपने डेफिनेशन होगी किसकी, विद्युत क्षेत्र की। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ विद्युत क्षेत्र की अवधारणा या विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट किसने दिया। तो ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट जो है सबसे पहले जो सोचा था कि ऐसा कोई क्षेत्र होता होगा, वो किसने सोचा था, माइकल फैराडे ने। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे द्वारा दी गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी अपन पहुँचे हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र को अपन ने परिभाषित किया है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी, माइकल फैराडे साहब ने। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का या विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका क्या है, किन किन तरीकों से अपन विद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि विद्युत क्षेत्र तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ें, क्योंकि यहीं पर मैं आपको यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कनेक्टिविटी जोड़ दूंगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको अपन दर्शाएंगे ए सदिश से, ए सदिश। दूसरा जो रूप रहेगा इसका वो रहेगा ग्राफीय रूप में विद्युत बल रेखाओं से। ठीक है, अगला जो रहेगा तीसरा वो रहेगा अदिश रूप वो रहेगा विद्युत विभव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सदिश रूप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र का जो अगला टॉपिक रहेगा अभी अपना, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो अपन यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्राफीय रूप में अपन दर्शाते हैं विद्युत बल रेखाओं से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिन्हें अपन कहते हैं, इनसे।
ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं को भी अपन आगे पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और विद्युत विभव जो है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तीसरा तरीका अदिश रूप, ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो ये तो अपनी कनेक्टिविटी होगी चैप्टरों की, और साथ ही विद्युत विभव के साथ अपन पढ़ते हैं विद्युत धारिता। तो विद्युत विभव और विद्युत धारिता वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर अपना क्या है, सेकंड चैप्टर है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के 3 तरीके हो गए, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ग्राफीय रूप में विद्युत बल रेखाएं, और अदिश रूप में विद्युत विभव, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती है। छोटी छोटी परिभाषाएं कौन कौन सी है वो समझ लें। एक तो शब्द आपके काम में आएगा यहाँ पर स्रोत आवेश, और दूसरा आएगा परीक्षण आवेश, ठीक है। स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज, नाम से ही पता है कि ऐसा आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश कहलाता है, यानी जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, जो आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, स्रोत आवेश, ठीक है। दूसरा होता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, अब ये परीक्षण आवेश तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर इंग्लिश में अपन बोलें तो टेस्ट चार्ज, तो इसका मतलब इंग्लिश में जो टेस्ट चार्ज अपन कह रहे हैं, तो आपको फटाक से थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा बहुत ये आ सकता है। टेस्ट चार्ज का मतलब जो स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करे, यानी वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को अनुभव करे, क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। तो क्या कहेंगे, वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को अनुभव करे, क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि कोई आवेश है Q, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश है जो इस क्षेत्र का अनुभव कर रहा है। अनुभव से मतलब स्टूडेंट्स यह हुआ कि ये आवेश कितना बल किस स्थान पर अनुभव कर रहा है, ठीक है। यानी इस पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है तो यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, इसके जस्ट समीप कितना लग रहा है, इसको अनुभव करने वाला जो आवेश है उस आवेश को अपन क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। और ये जो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो अपनी बात होगी स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश की, ठीक है। ध्यान रखना कि स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश में कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 2 बातें ध्यान रखें कि जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है वो तो स्रोत आवेश, और जिस पर बल निकालना है वो क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये तो स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश की बात होगी। मैं यहाँ पर स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश से रिलेटेड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो बता देना चाहता हूँ। क्या है, सुने कि स्रोत आवेश एक आवेश भी हो सकता है
2 भी हो सकते हैं, 100 आवेश भी हो सकते हैं और n आवेश भी हो सकते हैं। स्रोत आवेश तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा एक ही रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र को अनुभव करने वाला आवेश केवल एक ही होगा। ठीक है, तो स्रोत आवेशों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन परीक्षण आवेश की जो संख्या है वो केवल एक ही होगी। तो यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने का पहला तरीका सदिश रूप में जो विद्युत क्षेत्र को अपन निरूपित करते हैं वो किससे करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले आप क्या समझोगे, देखो कि जैसे मान लो कोई आवेश है, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जावे तो घबराना मत। ठीक है, ये आवेश है Q। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आवेश इतनी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है, तो इसके कारण इस पर बल लग रहा है। इसको नाम दिया मैंने कि Q1 आवेश है, इस पर जो बल लग रहा है वो बल में मान लेता हूँ F1 है। ठीक है, दूसरा आवेश कुछ पास है, Q2 आवेश, इस पर जो बल लग रहा है वो F2 है। तीसरा आवेश कुछ और समीप है, इस पर जो बल लग रहा है वो कितना है, F3। Q3 आवेश पर जो बल लग रहा है वो F3 है। मैं बिल्कुल मान लूँ कि चौथा आवेश बिल्कुल यहाँ है, Q4, तो Q4 जो लग रहा है, सॉरी, इस Q के कारण Q4 पर जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, F4। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन चारों आवेशों में से सबसे ज़्यादा बल किस आवेश पर लग रहा है, तो आप क्या कहोगे कि सबसे ज़्यादा बल Q4 पर लग रहा है और सबसे कम Q1 पर बल लग रहा है। कैसे, Q1 सबसे ज़्यादा दूर है तो इस पर बल का प्रभाव कम, और Q4 सबसे ज़्यादा समीप है तो इस पर बल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि बल का मान अगर ज़्यादा है तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके चारों ओर जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का प्रभाव भी ज़्यादा है। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि बल का मान इस Q4 पर ज़्यादा है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश Q से समीप, Q के बिल्कुल समीप विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर जो आवेश Q1 रखा हुआ है, इस पर आवेश बल का मान कम है, बहुत कम है इनकी तुलना में। तो इसका मतलब अपन ये कह देंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कम है या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, या अपन कहते हैं बल, विद्युत बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, बल का मान ज़्यादा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, तो बल का मान कम। आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा थी तो इस आवेश पर बल ज़्यादा लग रहा था। आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम थी तो बल इस पर कम लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक रिलेशन लिख सकते हैं कि बल जो है वो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, तो उस स्थान पर बल का मान भी आवेश पर ज़्यादा। तीव्रता का मान कम तो बल का मान भी कम। देखो, मैं यहाँ पे साधारण सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ, मैं तो सिर्फ ये कह दूँ आपसे कि ये मान लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो वहाँ पर बल कितना लगेगा, 0। बल कितना लगेगा, 0। ठीक है, तो आई बात समझ में कि तीव्रता ही नहीं है तो बल भी नहीं है। तीव्रता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो बल भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब विद्युत बल समानुपाती रूप से निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन बल के रूप में परिभाषित करेंगे। ठीक है, अब कैसे परिभाषित करेंगे वो आगे अपन देखते हैं। पहला रिलेशन आया है या नहीं आया, समझ में आ गया। एक बात और मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि
चलो अपन ये देख लेते हैं कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जीरो कहाँ पे होती है। देखो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर जीरो है तो इसका मतलब अपन सीधा सीधा क्या समझे कि वहाँ पर बल का मान कितना है, जीरो। चलो, मैं एक आवेश इस आवेश से कितनी दूरी पर रखूं कि उस पर बल का मान कितना हो, जीरो। तो अपने पास आवेश एक तो है Q और एक आवेश अपन ले लेते हैं Qn। एक तो आवेश है Q KQ और दूसरा आवेश Qn ले लेते हैं और दूरी r है, r का स्क्वायर। r का मान कितना हो कि बल जीरो हो जावे। तो जब r इक्वस टू इनफाइनाइट तो f इक्वस टू जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में अनंत का भाग दो तो आंसर कितना आता है, जीरो। इसका मतलब इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ तक है, अनंत तक। अनंत पर जाकर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, जीरो। यानी अगर इस आवेश से अपन अन्य आवेश को अनंत पर रखें तब जाके उस पर बल कितना लगेगा, जीरो। तो एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है और इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है आवेश से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक। एक डाउट तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। दूसरी बात, अगर अपन ये सोचें कि पहले अपन ने क्या करी थी, पहली स्थिति में दूरियां चेंज कर रहे थे, ये सबसे ज़्यादा, ये कम, फिर और सबसे कम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूरी फिक्स कर रहा हूँ, दूरी बिल्कुल फिक्स, और किसी निश्चित दूरी पर आवेश को रख रहे हैं। ठीक है, पहले अपन ने दूरी चेंज करी थी, अब अपन आवेश के मान चेंज करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई आवेश है Q नॉट, r दूरी पर है, ठीक है, और इतनी ही दूरी पर r दूरी पर ही अन्य आवेश रखा हुआ है 2Q नॉट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का मतलब तो जानते हो ना, बोलो, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र का अनुभव करे क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। ठीक है, Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। यहाँ पर Q नॉट लिया, यहाँ पे 2Q नॉट लिया। अब इस पर भी बल निकाल लें और इस पर भी बल निकाल लें। ये स्थिति A है और ये स्थिति B है। A स्थिति वाले आवेश पर बल, इसको नाम दे देते हैं FA बराबर KQ0 अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। B स्थिति वाले आवेश पर बल निकाल लो तो कूलॉम के नियम से क्या होगा, FB बराबर KQ, और दूसरा आवेश क्या है 2Q नॉट r स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो FB बराबर Q नॉट, ये 2 सबसे आगे, अपॉन r स्क्वायर। यहाँ अगर अपन इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और 2 ये बराबर इसके, देख लो, और ये बराबर इसके। तो इसका मतलब FB जो है वो 2 गुना है किसका, FA का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवेश 1 गुना था तो बल का मान ये था, आवेश को 2 गुना किया तो बल का मान 2 गुना हो गया। अगर मैं इसी स्थिति पर r दूरी पर और किसी अन्य स्थिति बिंदु C पर आवेश 3Q0 को रखूं तो FC जो रहेगा वो 3FA हो जाएगा, यानी बल कितना हो जाएगा, 3 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षण आवेश के मान को जैसे जैसे बढ़ाते गए बल का मान भी वैसे वैसे बढ़ता गया। इसका मतलब विद्युत बल का जो मान है वो निर्भर करता है परीक्षण आवेश की मात्रा पर, यानी F समानुपाती Q नॉट। परीक्षण आवेश का मान ज़्यादा तो बल का मान भी ज़्यादा। आप देख सकते हो Q नॉट था तो 1 गुना, 2Q नॉट तो 2 गुना, 3Q नॉट तो 3 गुना। कम हो तो जैसे जैसे कमी करते जाएंगे बल का मान भी कम होता जा रहा है। तो परीक्षण आवेश की मात्रा ज़्यादा तो बल का मान ज़्यादा, और परीक्षण आवेश का मान कम तो बल का मान भी कम। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ये लो, F समानुपाती E Q नॉट, एक कांस्टेंट आएगा F बराबर, कोई भी कांस्टेंट ले लो अपने हिसाब से। ठीक है, मान लेते हैं कि कांस्टेंट है C E Q नॉट, जहाँ C इक्वस टू 0, सॉरी C इक्वस टू 1, तो F बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, E Q नॉट। एक रिलेशन अपने पास ये आया है।
इस रिलेशन से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान रखना, F बराबर Q नॉट E। इसी को अगर यहाँ पे लिखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट। ठीक है, चूंकि अपन को परिभाषित क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देख लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर लेते हैं अपन। इससे मैं परिभाषा बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना परिभाषा क्या है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। दूसरी बात, यह एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, E सदिश से। ठीक है, माना किसी विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E सदिश है, किसी परीक्षण आवेश पर बल F सदिश हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय रूप F सदिश बराबर E सदिश बराबर F सदिश बाई Q नॉट। ठीक है, या अब अपन इसका मात्रक और विमेय सूत्र निकालना चाहें तो मात्रक और विमेय सूत्र क्या होगा। वैसे तो बहुत से बच्चों की सिरदर्द होता है कि मात्रक और विमेय सूत्र कैसे निकालें, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं अपने यहाँ पर, उनके लिए मात्रक और विमेय सूत्र निकालना एक तरह से चुटकियों का काम है। वो आसानी से मात्रक और विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। चलो इसमें थोड़ा बहुत समझ लेते हैं अपन कि मात्रक और विमेय सूत्र अपन कैसे निकालेंगे। बल अपॉन आवेश के अनुपात को अपन क्या कह रहे हैं, E। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, अपॉन आवेश का मात्रक कूलाम। तो एक मात्रक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम। दूसरा मात्रक जो कि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये कैसे आया ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से बच्चे समझदार होते हैं। ठीक है, अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर 2, 3, 4 तक पहुंच जाते हैं, तो फिर समझदारी दिखाते हैं कि इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, वो क्यों नहीं बताया, तो पहले बता देता हूँ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 2 मात्रक तो इसके ये हो गए। अब यहाँ पर एक और मात्रक अगर अपन निकालना चाहें तो एक और मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, kg मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन आवेश का जो एमकेस में जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम को अपन क्या लिखेंगे देखना कि Q बराबर था IT, I का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या होगा, kg मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड की घात 3। ठीक है, और इस वाले मात्रक से अपन विमेय सूत्र निकाले तो विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, m1 L1 T माइनस 3a-1। ये इसका विमेय सूत्र भी निकाल लिया अपन ने। एक और बात, ये सदिश है या अदिश, तो अपन कह देंगे ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, दिशा पर निर्भर करती है, दिशा चेंज होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो दिशा होती है, या इसी फॉर्मूले से देख लो आप, तो आगे छोड़ो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल की दिशा में होती है, परीक्षण आवेश पर, परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा में होती है। ठीक है, परीक्षण धनावेश पर जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी दिशा में इसकी दिशा होगी। ठीक है, इसको और आगे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा सब्र रखें, आगे देखो। अब ये तो बात इसकी होगी। यहाँ से आप चाहो तो इसकी मैं एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की शॉर्ट एंड स्वीट सबसे छोटी सी डेफिनेशन क्या है देखना, ये जो फॉर्मूला है ना E बराबर F बाई क्यू नॉट, यदि क्यू नॉट कितना हो 1 या एकांक, तो E बराबर किसके हो जाएगा F के, चूंकि यहाँ 1 रखोगे तो E बराबर किसके F के। तो यहाँ से एक परिभाषा बना सकता हूँ मैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या परिभाषा बनेगी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आगे बात समझ में, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, एकांक परीक्षण धनावेश पर जो बल लग रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये तो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको विशेष बात बता दूँ। विशेष बात क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है उसे आप समझ लें कि ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, न्यूमेरिकल में वैसे अपन यही फॉर्मूला काम में लेंगे, E बराबर F बाई क्यू नॉट। ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, अच्छा, जिसे कोई भी गलत नहीं निकाले, वो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला कहीं पे काम में नहीं आएगा, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला ये मान के चलने की सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, E सदिश बराबर F सदिश बाई क्यू नॉट। यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर एक चीज़ और निकाल दी जाती है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यानी परीक्षण आवेश जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, यानी परीक्षण आवेश का जो मान है वो लगभग 0 से थोड़ा सा ही बड़ा है, यानी 0 के बिल्कुल निकट है। ऐसा रखने का कारण क्या है, एक जो टेक्स्ट बुक है एक्सीलेंट की, ठीक है, उसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम मैं जो बता रहा हूँ सेम ये का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझना, ये रिलेशन दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि इस सूत्र में लिमिट क्यू टेंड्स टू 0, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि परीक्षण आवेश का मान परिमाण इतना अल्प हो कि वह बाह्य विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, या फिर अपन ये कहते हैं कि परीक्षण आवेश इतना अल्प हो कि वह स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का अपन सही मापन कर सकें या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव को सही से देख सकें, इसके लिए आवश्यक है कि जो परीक्षण आवेश अपन ले रहे हैं वो परीक्षण आवेश परिमाण में इतना अल्प हो कि वह बाह्य विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। तो इसका अर्थ क्या है, लिमिट यहाँ लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का अर्थ है क्यू नॉट, जिसे अपन कहते हैं परीक्षण आवेश का मान इतना अल्प हो कि यह स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखें कि किसी ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई आवेश क्यू रखा हुआ है, तो उस पर बल F का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से देख लें, F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। यदि किसी ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यदि ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में
Q आवेश रखा है तो इस पर बल F बराबर क्या होगा, F सदिश बराबर होगा QE सदिश। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये परीक्षण आवेश के लिए था, ये किसी Q आवेश के लिए है। विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q रखा हुआ है तो वो कितना बल अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण F बराबर QE सदिश। ये सदिश रूप में फॉर्मूला है, अपन अदिश रूप में या परिमाण रूप में लेंगे तो F बराबर हो जाएगा QE, यानी आवेश को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा कर दें तो आवेश पर बल का मान अपने पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूँ, दो कंडीशन अपन लेते हैं कि केस फर्स्ट जब Q इक्वस टू पॉजिटिव यानी आवेश धनात्मक हो, आवेश धनात्मक हो। अगर आवेश धनात्मक है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि F सदिश बराबर QE सदिश होगा। ठीक है, चूंकि Q तो कांस्टेंट है, सॉरी Q तो अदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर F सदिश और E सदिश और यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह है। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत आवेश जो कि धनात्मक है, धनात्मक विद्युत आवेश पर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, अर्थात धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। आगे बात समझ में। अब केस सेकंड, यदि मान लो ऋणावेश हो तो केस सेकंड Q क्या हो, नेगेटिव, आवेश ऋणात्मक हो, आवेश ऋणात्मक हो यानी ऋणावेश हो तो यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखेंगे इसका, तो F सदिश बराबर माइनस का QE सदिश। ठीक है, चूंकि Q तो अदिश है तो यहाँ पर अपन देखें F सदिश और E सदिश, इनके यहाँ इस फॉर्मूले में जो चिन्ह है वो क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव चिन्ह यहाँ पे दर्शाता है कि F सदिश और E सदिश आपस में क्या है, विपरीत दिशा में है। ऐसा अपन इससे समझ सकते हैं जैसे अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें अपन ये फॉर्मूला लिखते थे तो वहाँ आप क्या बोलते थे, बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह क्या दर्शाता, विपरीत दिशा, यानी F सदिश और F1 सदिश और F2 सदिश विपरीत दिशा में है। अगर F1 सदिश इस डायरेक्शन में है तो F2 सदिश किस डायरेक्शन में होता था, इस डायरेक्शन में। सेम वो वही बात यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इधर है E सदिश तो माइनस Q पर जो बल लगेगा F सदिश वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। तो अर्थात ऋणावेश पर बल, अर्थात ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। और यहाँ अगर अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है तो बल भी किस दिशा में लगेगा, पॉजिटिव प्लस Q आवेश है तो इस पर बल भी किस दिशा में लगेगा, इसी दिशा में। ठीक है, तो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, यहाँ चूंकि अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो सदिश राशि आवेश पर बल के विपरीत दिशा में या बल की दिशा में होती है। अगर आवेश धनात्मक है, अगर परीक्षण आवेश अगर अपन धनात्मक ले रहे हैं तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा में होती है। या तो आप ऐसे बोल दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि मान लो कि जैसे नेगेटिव चार्ज ले लिया अपन ने, तो नेगेटिव चार्ज ले लिया है तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की दिशा परीक्षण ऋणावेश पर बल के विपरीत दिशा में होती है। आगे बात समझ में, या तो परीक्षण धनावेश पर बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, या फिर परीक्षण ऋणावेश पर बल के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक
ठीक है, ये यहाँ से अपन ने समझ लिया है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र जो है एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, ठीक है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनके कारण विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कारण विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र क्या है, उन्हें आप समझ लें। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा एक समान हो तो विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र का उदाहरण है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसे आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे, ठीक है, विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा एक समान होता है, ठीक है। हाँ, अब आगे अगर अपन बात करें असमान विद्युत क्षेत्र की, असमान विद्युत क्षेत्र। अब या तो आप सीधा से ये कह दो कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है वो असमान विद्युत क्षेत्र है। तो असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा असमान हो तो विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मान व दिशा, इसकी जगह अगर अपन ऐसा बोलें या मान या दिशा, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यदि क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या दिशा असमान हो तो विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मान और दिशा में से अगर एक चीज भी समान नहीं है तो विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उदाहरण बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। पहला उदाहरण है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये और ये, इन्हें तो अपन आगे समझेंगे, इसे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि ये असमान विद्युत क्षेत्र कैसे हैं। जैसे मान लो ये चार्ज है Q, ठीक है, इसके कारण ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर A पॉइंट ले लें, यहाँ B पॉइंट ले लें, ठीक है, और ये जो रेखाएं हैं ये अनंत तक जा रही है, यहाँ पर C पॉइंट ले लें। तो यहाँ अगर मैं आवेश को रखूँ
Q0 को, परीक्षण आवेश को, तो यहाँ बल ज़्यादा, यहाँ इससे कम और यहाँ इन दोनों की अपेक्षा कम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा, यहाँ कम और यहाँ और कम। तो इस प्रकार से एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र अपन पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन पढ़ चुके हैं। अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास में अपन एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साथ ही बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करेंगे, जहां अपन अध्यारोपण का सिद्धांत भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।